यस बॉस, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बेटे? बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बताते रहना किस किस चैप्टर में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी हेल्प की जरूरत है, चाहे एफएम हो या एसएम हो। आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मैं जितने भी कमेंट्स देख रहा हूं उन कमेंट्स को ध्यान में रख के अगला रिवीजन करा रहा हूं। अब तक हमने जो सुपर 50 सीरीज किया है, जो हमारा टारगेट था कि हम सुपर 50 सीरीज में 50 क्वेश्चन एफएम के और 50 क्वेश्चन एसएम के करने वाले हैं। तो अब तक हमने 4 सेशन लगाए, ये 5th सेशन है और 19 क्वेश्चन हमने अब तक कवर किए। 2-4 क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं, बट उनको मैं कवर नहीं करना मान रहा। मैं उनको मान रहा हूं, उन क्वेश्चंस को जो मैंने डिटेल्ड में अच्छे से डिस्कस करके सॉल्यूशन करके आपको दिया है। बीच में 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी मैंने डिस्कस कर दिए होंगे। अब तक हमने डब्ल्यूसीएम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर 2 लेक्चर लगाए थे, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन किए थे। लीवरेज में 5 क्वेश्चन लगा लो, और साथ ही साथ हमने ईबीआईटी ईपीएस में भी 5 क्वेश्चन किए हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब हमारा 2 पोर्शन बचा हुआ है जो मेजर पोर्शन है। एक पोर्शन मेजर बचा हुआ है अपना मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का, और यस पेबल उसके साथ ही छोटू सा है, कर लेंगे। और कैश मैनेजमेंट का आज हम करने वाले इस सेशन के अंदर मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, बोले तो मैनेज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट आज निपटाने वाले हैं। कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन मैं इसमें लूंगा पेबल्स मैनेजमेंट में ओनली, जिसमें फैक्टरिंग भी शामिल होगी। और 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा पेबल्स मैनेजमेंट के अंदर रिसीवेबल्स के साथ, या 8 और पेबल्स के 2 क्वेश्चन, सॉरी अगर मैंने उल्टा बोला हो तो। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी बुक की जरूरत नहीं है। आपको मैं स्क्रीन पे फुल दूंगा, आप इधर ही क्वेश्चन करो, इधर ही प्रैक्टिस करो और इधर से भूल के घर जाओ। अगर आपको रियली बुक चाहिए ही चाहिए कि नहीं सर उसका स्टडी मैट नोट्स बता दो, तो एक तो हमारे जो बूस्टर नोट्स हमने टेलीग्राम एफएमएसएम विद ओम त्रिवेदी, नोट्स विद ओम त्रिवेदी पे डाले हुए हैं, वो उठा लो, या हमारी टर्मिनेटर बुक उठा लो। सिंपली बस एफएम की टर्मिनेटर, एसएम की टर्मिनेटर, सारा क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं वहां पे है। अगर आप दोबारा तिबारा या प्रिंट आउट लेके अगर आपने रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मेरे हिसाब से किसी की जरूरत नहीं है। सारे स्टडी मैट में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को कर रहा हूं, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं। चलो शुरू करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स मतलब किसकी बात करने वाले हैं हम? बेसिकली डेटर्स की बात करने वाले हैं। बोलो यस और नो। जरा 2 मिनट का बैकग्राउंड समझा दूं आपको ताकि दिमाग में चीजें चलने लग जाएं, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, उससे सारा कुछ कवर होगा। प्रोबेबल करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यस, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो आए नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। न्यू कोर्स है तो रिस्क कवर करने के लिए वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा आज के सेशन में, बाकी सब नॉर्मल है। आओ जी सर, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं डेटर्स की। डेटर्स हमारे पास क्यों रेज होता है, क्यों खड़ा हो जाता है आके? हम एक कंपनी, मैं एक फॉर्म हूं, मैं किसी को क्यों देता हूं क्रेडिट पे? मतलब अगर हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारा डेटर भाई हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। ये वो है जो अमाउंट टू बी कलेक्टेड है, इससे हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। मतलब एक तो हमने कैश सेल्स किया, फायदे ही फायदे, रोकड़ा ही रोकड़ा, मनी मनी, कैश ही कैश, कैश ही कैश है, बैंक भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। दूसरा है क्रेडिट सेल्स, इस चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं। अच्छा जी, क्रेडिट सेल्स के कई फायदे हैं, लिख के नहीं बोल रहा, नॉर्मली बोल रहा हूं। पहला फायदा तो यह है सर, हमारी सेल्स बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम किसी को हम क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हैं, क्रेडिट पीरियड देते हैं। हमने कहा जी लो जी 90 डेज का क्रेडिट पीरियड आपको दिया, तो बंदा हमें ज्यादा ऑर्डर करता है, हमारी सेल्स बढ़ती है। सेल्स बढ़ी तो हमारी रेवेन्यू बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो मार्केट शेयर बढ़ा, मार्केट शेयर बढ़ा तो मार्केट पोजीशन बढ़ी, और मार्केट शेयर पोजीशन बढ़ती है, ब्रांड गुडविल सब बढ़ती है, राइट। लेकिन इसके अंदर हम बात क्या करने वाले हैं कि सर अगर हमारी सेल्स घटती या बढ़ती है तो उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में चलने वाला है, हम उसको ध्यान में रख के ये पूरा चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि कर भी तो रहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही पार्ट। तो एक तो ये बात हो गई। अब सर एक बात और होती है कि ये तो हो गए बड़े बड़े फायदे, तो फिर कर्ज दिए जाओ, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, खूब सारा उधार दे दो, कंपनी को बर्बाद कर दो, बैंक करप्ट कर दो। नहीं, कुछ इसके नुकसान भी होंगे। हाँ, क्रेडिट सेल्स, मान लो अपने दोस्त को या किसी को तुमने कुछ उधार दे दिया, तो बड़े सारे फायदे भी हैं कि तुम्हारा
रेपो अच्छा बन जाता है, तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में वाहवाही होती है, तुम्हें बड़ा मजा आता है, तुम्हारा दोस्त की हेल्प हो जाती है, तुम्हारा दोस्त किसी संकट में था उससे निकल जाता है, सब अच्छी बात है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? पैसे ना मिले और मिले, उसने बोला था मैं तेरे को 10 दिन में दूंगा और उसने 25 50 40 50 दिन में दिए तो नुकसान ही नुकसान है। सर वो दोस्त की तरह इसको भी सोच के देखो तो यहां भी सेम टाइप के फायदे और नुकसान होने वाले। तो सर सबसे पहले तो एक बड़ी संभावना रहती है कि बैड डेट्स होने के चांसेस रहते हैं, मतलब पैसा ही डूब जाए, पैसा मिले ही ना, बहुत सारा चांस तो इसका है। दूसरी बात हो सकती है कि सर हमने ना पैसा तो दे दिया लेकिन पैसा ये लोग दे नहीं रहे, हमने ना इनको एक क्रेडिट पीरियड दिया था बट कलेक्शन पीरियड जो है उससे भी ज्यादा जा रही है, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड इस चैप्टर में एसीपी बोलेंगे। एसीपी साहब बड़े हो गए, क्रेडिट पीरियड से भी आगे निकल गए, 120 दिन में चले गए ये। मतलब यूं तो हमने क्रेडिट पीरियड जो हमने अपने टैली के ऊपर जो लगाया था इनके रेड फ्लैगिंग का सिस्टम, मतलब टैली में जो एंट्री पास करी तो जिनके साथ एग्रीमेंट किया था भाई साहब के साथ कि भैया तुम 90 डेज में पेमेंट करोगे, वो हमें 120 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखना, क्रेडिट पीरियड इज नॉट इक्वल टू एसीपी। समटाइम्स वेयर एसीपी इज नॉट गिवन तो क्रेडिट पीरियड को हम एवरेज कलेक्शन पीरियड मान लेते हैं, वो अजम्पशन है, वो टॉप पे लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज क्रेडिट पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड अलग अलग होने चाहिए, होते हैं, होएंगे, आपके क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड होगा, और नहीं हुआ तो बात अलग है। तो फिर जो क्रेडिट पीरियड मेंशन्ड है, फिर एक आध सम ऐसा भी है जिसमें कि हम उसी को एसीपी मान के आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो सर ऐसा है कि कलेक्शन का पीरियड ज्यादा हो सकता है, भाई ये जितना ज्यादा होएगा ना अपना पैसा उतने दिन से ज्यादा से फंसा हुआ है, बोलो यस और नो। अच्छा जी, अब ये जो पैसे फंसे हुए हैं ना, आप इनको ध्यान से सुनो, इनको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो कलेक्शन करने के लिए ऐसा है, बंदे लगाने पड़ेंगे। हमारा एक बंदा होगा, एक क्रेडिट कलेक्शन टीम ही होती है हमारे ऑफिस के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। तो भाई वो लोग लगेंगे, उन पे खर्चा होगा, उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, फिर वो जाएंगे आएंगे, टीए डीए पे करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रिंटिंग का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, जाने आने का खर्चा, बहुत सारा। इस पैसे को कलेक्ट करने में अपने को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, यहां हम उसको बोलेंगे एडमिन एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन, ठीक है, या इसको बोल देते हैं हम क्रेडिट एडमिन एक्सपेंडिचर, मतलब ये अपने को डिफाइंड होगा सवाल के अंदर, ठीक है। ये भी एक ओवरहेड है जो हमें बियर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने उधार दिया है ना, अब पंगा लिया है तो लो भोगो, मतलब ठीक है। उसके बाद अगर टाइम से पेमेंट नहीं आ रही तो भाई उसको हम लालच देते हैं, लालच, वो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, तू अगर पेमेंट कर देगा ना 10 डेज के अंदर तो हम तेरे को 20% डिस्काउंट, सॉरी 20% तो नहीं, 2% कैश डिस्काउंट देने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा डिस्काउंट तो मिला ही मिला, अब हमें अगर टाइम से पेमेंट करूंगा तो ये 2% और दे रहा है, अवेल कर लेते हैं यार, 50% डिस्काउंट दिया था, 50 का 2% और देगा तो हमारा डिस्काउंट एक्चुअल 51% हो जाएगा, चलो भाई पेमेंट कर देते हैं, बंदा अच्छा है, हमें एक तो अपना पैसा ही मांग रहा है, खुद के पैसे के लिए हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो ये सारे खर्चे आपको बियर करने पड़ते हैं, ये सब सर इसके लब के साइड इफेक्ट है। अब ये सब क्रेडिट देने के साइड इफेक्ट है। अब एक साइड इफेक्ट और है, देखो जब तुमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा था तो तुमने एक चीज पढ़ी थी कि डेटर्स का स्टॉक, डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स मतलब ऑपरेटिंग साइकिल बनाया था, ऑपरेटिंग साइकिल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने देखी थी, उसकी कॉस्ट देखी थी, और आपने कहा था कि सर मान लो डेटर्स हमारा ऑन होल्ड होता है से 40 डेज के लिए, मतलब दैट इज इक्वल टू 3 लाख रुपी, मतलब ये हमारा जो साइकिल है ना उसमें ये 3 लाख रुपया फंसा हुआ है पूरे साल भर के लिए। कितना फंसा हुआ है? 3 लाख रुपया फंसा हुआ है बेवजह का, क्यों? क्योंकि उधार पे दिया है ना, वो कलेक्शन पीरियड में 3 लाख रुपया फंसा हुआ है। अब ये जो फंसा हुआ है ये फ्री का तो है नहीं, मनी इज नॉट फ्री, फ्री इज नॉट फ्री। अगर इसे मैं कहीं और लगाता, अगर कहीं और लगाता तो हमें ना 10% का रिटर्न मिलता, मतलब एक रेट ऑफ रिटर्न है, एक रेट ऑफ रिटर्न है, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक री इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कि इस पैसे को डेटर में ना फंसा के कहीं और फंसाते तो हमें 10% का रिटर्न मिलता, इसे हम बोलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर। तो सर ये 10% मतलब वो क्या होगा, वो डेटर का जो भी हमारा अमाउंट होगा उस पर ये 10% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, तो सर ये और हमारा पैसा फंसा हुआ है। ये सब सर सब साइड इफेक्ट है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स करने के, ये सब बियर करो तो क्रेडिट सेल्स करो, ये सबको झेल सकते हो तो क्रेडिट सेल्स करो, नहीं तो कैश पे करो। अब फर्दर, अब आगे बढ़ते, इन क्रेडिट सेल्स में भी बड़े सारे लफड़े हैं कि भैया ऐसा है कि किसी को ना, कोई कहता है कि हमें ज्यादा कैश डिस्काउंट चाहिए, कोई कहता है कम डिस्काउंट चाहिए, इसमें भी होगा।
कभी होगी कि क्रेडिट पॉलिसी, अब हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो 50 डेज वाली है, कभी क्रेडिट पॉलिसी आएगी 60 डेज वाली, कभी 70 डेज वाली, ठीक है। अब उसके अलग खर्चे हैं, अलग बैड डेट्स हैं, डिफरेंट डेटा चेंज होएगा, राइट। तो हमें अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्रेडिट पॉलिसी रखे तो रखे कौन से। अब मैं कैश की बात ही नहीं कर रहा, अब सिर्फ क्रेडिट की बात कर रहा हूं। ये तो हमें समझ में आ गया क्रेडिट पे करने के ये सब फायदे और नुकसान हमें देखने को मिले। इतनी सारे खर्चे हमें बियर करने पड़ेंगे अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट की सोचनी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम क्रेडिट भी करते हैं ना, तो उस पर भी हमारे को क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ती है। एक पॉलिसी तो होगी ना। अच्छा, ये पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग होगा, ये डिसाइड होगा, और डिसाइड करना है तो कौन सी पॉलिसी, मतलब 2-3 पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स तो होंगे ना, प्रपोजल्स तो होंगे, तभी तो डिसाइड करेंगे किस पॉलिसी के साथ जाना है। मतलब अलग अलग पॉलिसी होंगी। पॉलिसी को हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 2/10 नेट 60। अब जरा इसको डिकोड करो, ये भी एक क्रेडिट पॉलिसी है। उसने बोला अगर 10 दिन में पेमेंट किया तो ये कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। इफ पेड इन 10 days else 60 days, दिस इज योर क्रेडिट पीरियड, इजंट इट। तो एक पॉलिसी ये है। हो सकता है हमारे पास यही पॉलिसी हो 2/10 नेट 50, एक पॉलिसी हो 3/5 नेट 30, एक क्रेडिट पॉलिसी हो नो क्रेडिट देंगे ही नहीं, सारा का सारा क्रेडिट कैंसिल, ऐसा भी हो सकता है। जीरो पूरा का पूरा सेल्स करेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई खर्चा ही नहीं होगा फिर तो उस सिचुएशन में। मतलब अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी हमारी हो सकती है। अब उसमें हमें डिसाइड करना है कि विच वन इज गुड और विच वन इज बेस्ट, विच वन इज बेटर। तो उसमें भी रैंकिंग करके अपन देखेंगे कि कौन सी क्रेडिट पॉलिसी को हमें एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। हर किसी के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो ये पूरे चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, बहुत ही आसान है। बस एक चीज आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि जो सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स है, उसकी कॉस्ट क्या है? वही तो हमारा पैसा फंसा हुआ है ना। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? फिक्स कॉस्ट होगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये सर आपको सवाल में गिवन होगा। समटाइम्स वेरिएबल गिवन होगा, फिक्स नहीं गिवन होगा। ध्यान से सुनना, समटाइम्स वेरिएबल गिवन होगा, फिक्स नहीं गिवन होगा। ये फिक्स्ड है तो इसका ज्यादा इंपैक्ट, ये तो सिमिलर इंपैक्ट ही डालेगा हर जगह, तो उस केस में हम वेरिएबल पे जाएंगे। एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां की फिक्स्ड वेरिएबल दोनों नहीं होगा, उसका कैलकुलेशन अलग से सिखाऊंगा, बट आपको 99% केसेस में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी है उससे निकालो अपना डेटर्स का अमाउंट। वो कैसे निकल के आएगा? सर सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड बताइए, एसीपी सर आपका डेज में है तो 360 और 365 से डिवाइड करेंगे। अगर ये मंथ्स में है तो 12 से डिवाइड करेंगे, वीक है तो 52 से डिवाइड करेंगे, इनटू वो जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो जो रेट है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तभी निकलेगी ना। ये बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, ठीक है। कहां से आपने पैसा लिया है तो सर वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उसका जो बेसिक रेट है वो तो आपको रिकवर करना पड़ेगा, या ये पैसा आप कहां लगा के कितना अर्न कर सकते थे, ये है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर ये कैलकुलेट करना एक इंपॉर्टेंट है। अब कई बार इस फॉर्मूले में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये तो इसके लिए तो आप वही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इनटू 1/DTO, डेटर्स टर्नओवर रेशियो लिखा होता है, ठीक है। DTOR, डेटर्स टर्नओवर रेशियो लिखा होता है, ठीक है। कई जगह ये लिखा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो लिखा होता है इनटू रेट, ये भी। अब ये 1/DTOR क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपने रेशियो में पढ़ रखा है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताना क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो वो होता है सर जो भी है 360 हो या 365 डेज हो, जो भी वहां पे अज्यूम किया हुआ है, 12 हो या 52 हो, मंथली हो या वीकली हो, डिवाइडेड बाय क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सर इसीलिए देखो ये क्या है, ये जस्ट इसका उल्टा है ना, रिवर्स है। ये गिवन है, मतलब एक्चुअली डेटर्स टर्नओवर रेशियो गिवन है, मतलब या डीटीआर भी बोलो, डीटीओआर बोलो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो सर अगर ये गिवन है तो 1/DTR या DTOR, दैट इज द फॉर्मूला। बस इतना सा चेंज है, लॉजिक यहां पे है। आई थिंक दिस इज डन। इतनी चीजें हमें यूज होंगी
और इसके साथ मुझे लगता है मैं सम कर सकता हूं। छोटी मोटी और बातें हैं, पहले की क्वेश्चन पे जाऊं वो भी कवर कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, फास्ट कर रहा हूं। क्रेडिट सेल पेनफुल है, कैश सेल्स अच्छा है। क्रेडिट सेल की कॉस्ट होती है, जो भी हमें डेटर्स को फंड करने की कॉस्ट होती है, डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। 5% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, यस, यही सब तो आपको बताना था। आईसीआई के क्वेश्चन में 5% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डेटर को सेल्स पे कैलकुलेट किया होगा रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आईसीआई लेटेस्ट स्टडी मैट के अंदर ये क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से सुनना, ये है जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे और बहुत सारे ऐसे पुराने क्वेश्चन करोगे आपको ये मिलेंगे। 100% केसेस में मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो जिम्मेदार अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट किए हुए, आपको वही कैलकुलेट करना है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही आपको कैलकुलेट करना है, आप पहले 2 चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हो। डेटर के अगर डेटा गिवन ही ना हो वो तो एक्सेप्शन है, फिर तो जो है सेल्स का उसी पे निकालेंगे, मजबूरी है। डेटर कैन बी फंडेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट एक्सपेंसेस इज आल्सो इन्वॉल्व। सर अब हो गया, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, कलेक्शन पॉलिसी वगैरह। सर कैसे निकालेंगे? इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी 2 अप्रोच से करते हैं, एक टोटल अप्रोच है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है। टोटल अप्रोच हर बार पूछी गई है, इंक्रीमेंटल अप्रोच जिंदगी में कभी नहीं पूछी गई है। लेकिन सर जो नहीं पूछा गया वो भी तैयार करके जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। इंक्रीमेंटल अप्रोच पे क्वेश्चन है आपके स्टडी मैट में, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें करके जाना है, ध्यान से ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो अभी निकालेंगे वो कैसा होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, बैड डेट्स जो भी होगा, डिस्काउंट एक्सपेंसेस अगर कोई होंगे, एडमिन मैंने बता रखा है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अब बिफोर टैक्स होगा। अगर टैक्स गिवन नहीं है तो क्वेश्चन इज साइलेंट तो टैक्स को इग्नोर करना है। क्वेश्चन कहता है टैक्स के बाद लो तो टैक्स माइनस कर देंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा, उसके बाद हम निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर ये कहता है कि क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डेटर्स टेक इट एट कॉस्ट, कॉस्ट पे ही लेना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सर अभी अपना क्या होगा, ये फॉर्मूला हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, जो भी डेटर्स एट कॉस्ट रेट ऑफ फंडिंग डे माइनस डिवाइडेड बाय माइनस एसीपी कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर, नो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, अभी उसी को करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, फॉर्मूला है ये रहा, नीचे है, नीचे गिवन है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एसीपी अपॉन 360 और 365, 12 और 52 भी ध्यान रखना अगर मंथ्स में हो तो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। और सर अब हमारा निकल के आ जाएगा जो भी हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, नेट बेनिफिट, और इसमें जो हायर होगा वो बेटर होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा, इसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मुझे लगता है 90% बच्चों को यहां तक सारी जानकारी थी, मैंने चूंकि क्वेश्चन कराने इसलिए क्विक रिकैप देने के लिए फटाफट सारी बातें बोल दी, वर्बली बोल दी, जिससे आपके दिमाग में बातें क्लिक हो जाए। यस, यही करने वाले हैं। क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो टर्मिनेटर के हैं, यहां भी है, नोट्स में भी है, वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे भी, ठीक है। बट मैं जा रहा हूं उस बुक के ऊपर, थोड़ी क्लैरिटी से दिखेगा सब कुछ। स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर कराऊंगा, स्टडी मैट भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, नो बुक इज रिक्वायर्ड, just concentrate over here, just start reading, no book is required, just take a screenshot if you want। बिल्कुल जोरदार रीड करना है, स्क्रीनशॉट होप आपने ले लिया होगा, आपको किसी बुक की कुछ भी जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ क्वेश्चन करो और इस क्वेश्चन को बस मार्क कर दो कि 1.5 डेज में रिवाइज करूंगा और भूल जाओ, आगे बढ़ो दूसरे टॉपिक के ऊपर। अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ ₹6 लाख पर एनम एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज। तो एसीपी अपने को गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को तो टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, ये तो अपना काम हो गया। दूसरा, वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी, जैसे ये बोला ना दिमाग में चलना चाहिए कि मतलब ये क्रेडिट पीरियड बढ़ाने वाला है, ये कहने वाला है कि ले भैया और ले, ठीक है। यस, टू इंप्रूव सेल्स, A study made by the management consultant reveals the following information। अभी तक ACP 30 थी, अब वो कह रहा है मैं आगे थोड़ा ना इसको एक्सटेंड करूंगा, मैं थोड़ा लोगों को लिबरल करूंगा। पहली पॉलिसी कहती है 10 डेज इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, ये लाइन को इससे कनेक्ट करना, अगर इसको नहीं किया ना, कई बच्चों को मैंने देखा है 10 दिन की ACP पे कैलकुलेट चालू कर देते, वाह ले भाई प्यार से कर लो भाई, प्यार से हो गया क्वेश्चन, प्यार से। वैसे क्वेश्चन का आंसर फिर वो जो एग्जामिनर होता है ना, वो बुलडोजर से तोड़ता है फिर इस घर को और फिर जीरो बिठाता है बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। 30 डेज था, अब ये क्या हो गया, न्यू
40 डेज हो गया, 10%, 10 डेज, 10 डेज को इंक्रीज किया। ये कितना हो गया? 50 डेज हो गया। ये कितना हो गया? 60 डेज हो गया। ये कितना हो गया? 30 प्लस 45, 75 डेज हो गया। ठीक है जी। इंक्रीज इन, ऑफ कोर्स जस्ट कलेक्शन पीरियड बढ़ाया। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, उसका इमीडिएट फायदा मिला, सेल बढ़ी, सेल बढ़ गई जी। सेल बढ़ते के साथ ही देखो जी, जैसे ही सेल बढ़ती है फिर बैड डेट्स पे भी सर वाट लग रही। जितना छूट दोगे ना उतना बैड डेट बढ़ेगा। देखो ये सीधा सीधा रिश्ता है, बैड डेट देखो बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन यार करंट पॉलिसी में बैड डेट क्या था अभी तक नहीं पता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3, मतलब मैं कह सकता हूं क्या, इसको 3 से डिवाइड किया तो 50, 6 लाख बाय 3 मतलब 2 लाख, 2 लाख यूनिट्स हमने सर सेल करी है, ऐसा लग रहा है ना, 2 लाख यूनिट्स। ओके कोई बात नहीं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25। देखो अपने काम की चीज क्या है, एवरेज कॉस्ट 2.25, ये अपने काम की चीज है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2, मतलब 0.25 बोले तो इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 50,000। दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, रेस्ट इज वेरिएबल, रेस्ट इज वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, ये तो कांस्टेंट रहेगी ना सारे पॉलिसी के अंदर, क्योंकि ये तो कैपेसिटी के ऊपर कैलकुलेट होती है। यस, तो सर ये 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट अपने को मिल चुका है, ये कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल चेंज होता रहेगा 2.25 इनटू यूनिट्स के रेट से, या रेशियो देख, नहीं 2.25 नहीं, 2 के रेशियो से, 2 के रेशियो से। तो सेल्स के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ये 2 है, सेल्स 3 है तो ये 2 है, निकाल लेंगे एनीवेज। चलो ठीक है, सेल्स को अगर 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा हर एक सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद करंट बैड डेट इज 1%, मतलब जो करंट पॉलिसी 30 डेज की थी ना, इस पे 1% का बैड डेट था। चलो ये भी मिल गया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब भाई डेटर साहब अगर ये फंसे हुए हैं ना तो ये हमें 20% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था इस पैसे से, तो वो सर हमारी अपॉर्चुनिटी है, वो कैलकुलेट करेंगे। अज्यूम days in a year 360, analyze which of the following policy would you recommend for the adoption। किसको आप अडॉप्ट करने के लिए बोलोगे? अप्रोच दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो आप कौन से अप्रोच से जा रहे हो? टोटल अप्रोच से जा रहे हो। लेकिन इंक्रीमेंटल अप्रोच अगर इधर ही लिख देता बाजू में, तो अगर कह देता कि कैलकुलेट एंड इवेलुएट द अबव पॉलिसी एज पर द इंक्रीमेंटल अप्रोच, तो क्या करते? फिर तो काम और आसान हो जाता, और आसान हो जाता। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम दोनों अप्रोच पे कर ले? यस, दोनों अप्रोच पे कर ले। क्यों? क्योंकि इससे ना अपना सारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन से। करते हैं, चलिए अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लो आपके बाजू में सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे टाइम लगाया तो बाकी जीवन आसान हो जाएगा। आ जाओ भाई, प्रॉब्लम नंबर 40 ऑफ द टर्मिनेटर बुक। ठीक है, यही हम कवर कर रहे हैं, यही हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं। पर्टिकुलर्स लिखिए, उसके बाद एग्जिस्टिंग पॉलिसी बोले तो करंट पॉलिसी लिखिए या प्रेजेंट पॉलिसी लिखिए। उसके बाद सर पॉलिसी 4 है ना, ए बी सी डी, ये लो ए, ये लो बी, ये लो सी और ये लो डी। ठीक है, थोड़ा जगह मेंटेन करके चलेंगे शुरू से ही। आ जाओ भाई, सबकी सेल्स बताओ फटाफट, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओगे। सेल्स बताइए। सर सेल्स थी पहली की तो 6 लाख, दूसरे से बढ़ना चालू हो गया सर, 6 30 6 48, 6,30,000, 6,48,000 और शायद नेक्स्ट का था 6,75,000 एंड सर लास्ट वाले का था 6,90,000। तो सर लास्ट वाले का था 6,90,000। जरा चलिए मेरे साथ काम करते चलिए। उसके बाद सेल्स के बाद माइनस करो सर, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट यहाँ से निकलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सर अपने को पता थी 50,000, कैलकुलेट कर दिया था वहीं पे। 50,000 सर, 50,000 सर, 50,000, कोई बात नहीं, लगाइए मेरे साथ ये सम। ठीक है, उसके बाद सर वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो क्या है, डिवाइडेड बाय जो भी है सेल्स, इसको 3 से डिवाइड करके, क्योंकि पर यूनिट निकल आएगा, और फिर 2 वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, तो उससे मल्टीप्लाई करते चलो। तो 6 लाख बाय दिस 2 लाख इंटू 2 4 लाख। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, करिए। उसके बाद 630 बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 4,20,000। ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 39632, तो ये हो जाएगा सर 432। ये करना पड़ेगा।
6,75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4,50,000। वेरी गुड। और सर ये भी, अरे रुक जा यार, ये भी करना पड़ेगा सर। 9 18/3 6,60,000 होना चाहिए सर। 6 लाख 9 4,60,000 होना चाहिए सर। 4,60,000। ठीक है, ओके। चलो अब सर लगा लेते हैं लेस बैड डेट्स। तो पहले वाले का तो सर 1% था, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले वाले का कितना था? 1% ही था ना। एक बार चेक कर ले। पहले वाले का 1% था, तो किसका? सेल्स का 1%। दूसरे वाले का था 1.5, 2, 3, 4। ठीक है, याद रहेगा। बैड डेट्स, तो पहले वाले में बैड डेट्स अगर कैलकुलेट करूं तो 1% तो 6,000। ठीक है। दूसरे वाले का 1.5 तो 6,30,000 का 1.5%, तो 9450। 9450 यहां तक ठीक है? कोई डाउट? नो डाउट। तीसरे वाले का 648,000 का 2%, 234, अब ऐसे जाएगा 2% इज इक्वल टू 12,960। 12,960। तीसरे वाले का अगर करूं तो 675 इंटू 3% 2250। 2250 एंड इसका है 6,90,000 का 4% इज इक्वल टू 27,600। 27,600 सर, ये हो गया। और कुछ है क्या? और कोई आइटम है क्या यहाँ पे? देखो बैड डेट्स हो गई, सेल्स हमने ले लिया, कलेक्शन पीरियड वगैरह ठीक है, ये तो बाद में लेंगे। टैक्स है नहीं यहाँ पे, कलेक्शन पीरियड वगैरह का हो गया, वेरिएबल फिक्स्ड हो गया, डन है साहब। वो हमें डेटा जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी। यस 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 यस। एडमिन वेडमिन है क्या कहीं? इतना पर यूनिट द करंट बैड डेट्स लॉसेस दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%। नो नो एडमिन वेडमिन कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये अब हो गया सर हमारा क्या? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या बेनिफिट जो भी है। तो ये निकालिए जरा, कितना हुआ? तो 450 और 456, 6 लाख माइनस 4,56,000 इज इक्वल टू 1,44,000। 1,44,000। नेक्स्ट 6,30,000 माइनस, मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ करेंगे, माइनस 50,000 माइनस 9,450। मैं वैसे भी चकाचक बात कर सकता था, सॉल्यूशन को टिक कर करके कर सकता था। 15550, 15550। तीसरा सवाल है 648, 648 माइनस, स्पीड से करो, 432 माइनस 50,000 माइनस 12,960 इज इक्वल टू 153,040। 153,040। ठीक है। अब सर दूसरा वाला है 675 माइनस 450 एंड ये 5,20,250। 5,20,250। 154,750। 154,750। This is the data. And the last one 6,90,000 minus 460, 50, 510, 510, 537, 600। 537, 600 is equal to 152, 152, 400। ठीक है, ये सर हमारा निकल के आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब सर क्या करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। बहुत बढ़िया है सर, ये एक बहुत बड़ा ऐसा खर्चा है जो अगर माइनस कर दिया हमने, तो अभी इसमें क्या हो सकता था? मतलब टैक्स होता तो टैक्स की कैलकुलेशन कर देते, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के, और उसमें माइनस कर देते, क्या ही फर्क पड़ता था। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेटर्स और रिसीवेबल्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर है। तो उसके बाद जो डेटा निकलेगा दैट विल बी माय आंसर। उसके बेसिस पे मैं पॉलिसी को इवेल्युएट करूंगा। बट एक एक करके निकालते हैं। ए का बताओ, सबसे पहले ए का बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इनटू 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 20% निकालो। बी का बताइए। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? कितना है? 4,50,000
इसका कैलकुलेट, अब ऐसे ही बाकी करते चले जाएंगे। 4,50,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20% इज इक्वल टू 7500। सर जी निकल आया 7500। बड़ा करो भाई इसको थोड़ा। उसके बाद सर ये देखना कितना हो गया, 420 प्लस 50, 4,70,000 इंटू कितना है यहाँ पे, बी का 40 डेज, बी का याद रखना, ये देखो ध्यान से, यहां भी नोट करना चाहिए था, लिख देना, लिख देता हूं मैं, अब लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहां है, ये तो था, इस प्रेजेंट तो था 30 डेज, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60 एंड दिस इज 75 डेज, इजंट इट। तो अब बात कर रहे हैं हम 40 डेज वाले की, तो 470 इंटू 40 divided by 360, this one into 20% is equal to 10,444, 10,444, 10,444, 10,444 R। उसके बाद सर आ गए हम 50, 30, 80, 482, 4,82,000 इंटू, अब है 50 डेज वाला, 50 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 13,389, 13,388.88, बट हम लिखेंगे 13,389, ठीक छे। उसके बाद 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60 डेज, राइट, 60 days, 60 divided by 360 is equal to this multiplied by 20% is equal to 16,667, 16,667, 16,667, 16,667। और फिर लास्ट वन कितना हो गया, लास्ट वाला बताना भाई, 5,10,000 और 75 डेज, 5,10,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%, 21,250, 21,250, 21,250। तो सर इसको भी आप क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस कर दोगे, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस हो जाएगी, ये सारा आइटम लेस 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 चल रहा है। अब हमें मिल जाएगा सर हमारा एक्चुअल नेट बेनिफिट, जिसको हम बोलते हैं नेट बेनिफिट्स, निकालिए फिर, देर काय को। तो सर 1,44,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू, मैं सर कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान होगा, 1,36,500, वेरी गुड बेटा, एंड 1,50,550 माइनस 10,444 इज इक्वल टू 1,40,106, वेरी गुड। बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, नेट बेनिफिट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। अब 1,53,040 माइनस 13,389 इज इक्वल टू, नो 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 नो, गलत कर दिया ना मैंने, 153,040 माइनस 13,389 इज इक्वल टू 139,651, घट गया फिर यार, इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम हो गया, 140 वाला ज्यादा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 154 750 माइनस 16,667, मैच कर लेना जरा आंसर से, 138,083 और द लास्ट वन इज 21,250, 152,400, 152,400 माइनस 21,250 इज इक्वल टू 131,150, 131,150। चलिए अब रैंकिंग कर लीजिए, सबसे ज्यादा देखो, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया ना, ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला प्रपोजल है डी है, डी तो ऐसा है प्रेजेंट से, प्रेजेंट 136 है, ये उससे भी कम है, तो ये तो रिजेक्टेड है, ये तो 4 नंबर पे ही फॉल करेगा, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा कौन सा है, पॉलिसी ए है, 1,40,106, बात खत्म हो गई, ये है। इसके बाद प्रेफरेबल कौन सा है, ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली 2, 3, 4 की तो कोई बात ही नहीं करने वाले हम। मेन ये है कि हमारा सबसे पहले जो करंट पॉलिसी है उससे ज्यादा किस पे बेनिफिट है, 1 पे है, बाकी जो है उनमें सबसे ज्यादा किसका बेनिफिट है, 1 का है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो द पॉलिसी नंबर ए ऑफ
40 डेज मीन मीडियन मोड निकाला तो ना तो 50 60 75 और ना ही 30, मतलब ना तो अपने को ज्यादा लिबरल होना है और ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है, बीच बीच का रास्ता, मध्यम मार्गम सर्वदा उत्तमम, मध्यम मार्ग ही हमेशा उत्तम माना गया है दुनिया में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज डन। अब सुनिए ध्यान से, ये तो था हमारा टोटल अप्रोच से सॉल्यूशन। ये कैसे था? टोटल अप्रोच से सॉल्यूशन जो मैंने पूरा कर ही दिया। अब अगर मेरे को कोई पूछता है कि सर जी अगर इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट बोल दे, ना बेटा ना, आज तक तो पूछा नहीं, लेकिन नए सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि आपके सिलेबस में और आपके मॉड्यूल में है। वो कहता है बेटा इंक्रीमेंटल अप्रोच से बता। तो बोलेंगे अंकल जी ऐसा है, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, गायब मत हो। इंक्रीमेंटल अप्रोच से मतलब अपने को पता है कि जो, ध्यान से सुनना, जो मेरी प्रेजेंट पॉलिसी है, जो मेरा पीपी है, उससे जो मेरा फ्यूचर पॉलिसी है एफपी है, जो प्रोपोज्ड पॉलिसी है पीपी1 पीपी2, जो भी आगे आप प्रपोज कर रहे हो मेरे को, उनमें देखूंगा कि भाई सेल्स कितना बढ़ रही है, खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, फिर सारा इंक्रीमेंटल निकालूंगा। वापस चलते हैं इसी सवाल के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कलर बदल के इंक्रीमेंटल सेल्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? यहां तो कोई नहीं, यहां से इसी से तो कंपेयर करना है, तो आप क्या बताओगे? 30 48 मतलब 48,000, 75,000, 90,000। देखा ध्यान से, मतलब सर आपको एक बात तो बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि मतलब इंक्रीमेंटल वाला अप्रोच लगाने के लिए टोटल अप्रोच की सारी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है। हाँ करनी ही पड़ती है, उसके बगैर तो आप कैसे करोगे? इंक्रीमेंटल कितना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 थोड़ी लगाने वाले हो सर, यही बात है। अब सर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीमेंटल कितना है? देखो 4 लाख से कंपेयर करो, 20 32 35 60 ब्ला ब्ला। फिक्स्ड कॉस्ट निल 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 निल, नो इंक्रीमेंटल जो है वही रहेगा। इसी तरह से बैड डेट का इंक्रीमेंटल कितना है 6000 के तुलना में? 639 3450। उसके बाद सर, उसके बाद इससे करो 6960, ठीक है। फिर इससे करो कितना? 14 250, और फिर इसी से करो तो 21,600। ऐसा मिल गया ना इंक्रीमेंटल बैड डेट निकल गया। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट किया, अब इसकी भी इंक्रीमेंटल निकालो, तो सर 10,444 माइनस 7,500 बेस मिल गया ना हमें, तो ये कितना हो गया? 2,944। उसी तरह से ये और ये निकालो, और फिर यहां पे इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स, मैंने क्या बोला था कि अगर टोटल करना आ गया तो बाकी तो आ ही जाएगा बेटा, बाकी तो क्या ही है? बेनिफिट्स। अगर टोटल, फिर यहां पे अपने आप निकल जाएगा इंक्रीमेंटल, और फिर देख लेंगे कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। देखो ऑब्वियसली नंबर 1 पॉलिसी नंबर ए ही बेस्ट आएगी, क्योंकि डेटा तो वही है ना, बस उसका इंक्रीमेंटल निकाला है, तो ऐसा कुछ तो मेंटल काम किया नहीं अपन ने एकदम सुपर नेशनल टाइप। हाँ, तो बस इतना सही है इंक्रीमेंटल अप्रोच, नो लफड़ा, सेम कैलकुलेशन, सेम कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज फाइन। बस प्रेजेंट पॉलिसी या करंट पॉलिसी या एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो भी नाम हो, उससे कंपेयर करके बस डेटा फिल कर देना है और उसका स्टेटमेंट बना देना है, ठीक है। यस, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन भी। Another method of solving the problem is incremental approach. Assume that sales are on credit sales. हाँ मान के चल रहे क्रेडिट सेल्स पे है। देखो यही किया है, 30 48 75 90 20 32 50 60, और ये देखो निकाल दिया मैंने इंक्रीमेंटल आपका बैड डेट्स, बहुत अच्छे। इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आया। उसके बाद अब सर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर जो बाकी इंक्रीमेंटल वो निकालना था। ये देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इंक्रीमेंट, इतना करने की क्या जरूरत है, अपने पास तो एक फॉर्मूला चिपक के मारेंगे। ये देखो 295891 13750 कैलकुलेट किया था ना, बस इसको बस यहां से सीधा इसको टकाटक 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 आपके अकाउंट में, मतलब वो इलेक्शन में जो एडवर्टीजमेंट चल रही थी, ठीक है। यस, you have got your data, again you will say that 315051 is the best, और ये तो बेचारा नुकसान में ही है, ये तो इससे भी बुरा है, प्रेजेंट से भी बुरा है, वो तो हमें पता चल गया था। नो 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 नो, पॉलिसी ए, सॉरी गलत जगह टिक लगा दिया मैंने। पॉलिसी ए अपना सबसे अच्छा है, रुको सबर करो। पॉलिसी ए सबसे अच्छा है, 3606 इसकी बेनिफिट है, बाकी 3151 1583, और ये तो माइनस में है, ये तो करंट वाले से भी बुरा हाल है इसका, उससे भी माइनस में जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल अप्रोच के हिसाब से। प्रपोज्ड पॉलिसी ए शुड बी adopted once the net benefit under this policy are higher than those under other policies, ठीक है। डन है,
ये क्वेश्चन डन हो गया तो समझो इस चैप्टर का मेजॉरिटी पार्ट हो गया है। अब सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न और कहानियां कहने वाले हैं हम अगले 3-4 क्वेश्चन के अंदर। बट रुको, सब्र करो, वो क्वेश्चन करने जरूरी है। ये मत सोच लेना कि बस आप इसके मास्टर हो गए, सर ने कह दिया खुश करने के लिए कि चैप्टर खत्म, चलिए घर चलते हैं, बोरिया बस्ता उठाओ और घर चलो, बैग एंड बैगेज क्लोज टुगेदर। नहीं, अभी ध्यान से सुनो। अब हम अगला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, पहले की सेलेक्ट करूं। आज मैं सरदारों की तरह लग रहा हूं थोड़ा सा, वैसे सरदार हूं नहीं तो लग तो नहीं सकता, सरदार आर ऑलवेज अ सरदार, सरदारों की बात ही अलग होती है दुनिया में। लेकिन क्या है, आज सरदार मनमोहन सिंह नहीं रहे, मतलब कल नहीं रहे, तो उनको डेडिकेट करने के लिए मैंने ये अपना ड्रेस चेंज किया है। ठीक है, सेंटा क्लॉज का ड्रेस नहीं पहनता मैं, क्योंकि मैं भैया ऐसा क्रिसमस में कोई ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, अपन ने कभी बचपन में मनाया नहीं, तो बड़े होके मनाने का कोई शौक है नहीं। ठीक है, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े नहीं है अपन, तो वैसे भी बात नहीं बनती, अपने को ज़्यादा अट्रैक्शन होता नहीं, और उस जमाना सोशल मीडिया का था नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह अपने को असर डालते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस पार्टी के थे। ना तो यहाँ बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना वो कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिक्स का बंदा ही नहीं हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, एक शख्स जिसने हमारे प्रोफेशन में 4 चांद लगाए, उसको डेडिकेशन बनता है। वो सरदार भी था, वो असरदार भी था, बोलता नहीं था, मजाक उसका बहुत बना, मौन मोहन बोलते थे। लेकिन दुनिया अगर किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा सैल्यूट करी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो था सरदार मनमोहन सिंह। ये बात आप आज नहीं मानोगे, कल मानोगे। हमारे जो सीए का प्रोफेशन जो ऑलरेडी बुलंदियों पे था, उसको आज किस नई बुलंदी पे पहुंचाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो है सरदार मनमोहन सिंह। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, यू आर द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन पार्टी, नो नॉट एट ऑल। वो किसी पार्टी वार्टी का नहीं था बंदा, वो तो ऐसा बंदा था, वो तो एक ब्यूरोक्रेट था, वो तो एक इकोनॉमिस्ट थे। उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज दी हमारे इंडिया को जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सच बताऊं, आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना, उनकी लाइफ में पैसा उन्होंने तब देखा जब एलपीजी आया, जब इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, जब एलपीजी सिलेंडर के गैस को भरा गया हमारी इकोनॉमी के अंदर, और फिर जो बड़ा गुब्बारा बना और जो उड़ान भरी, तो सीए के प्रोफेशन ने उड़ान भरी। आज ये जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री आपको सीए की दिखती है, आज जो इतना पासिंग परसेंटेज दिखता है, आज जो हम कहते हैं इतने लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें चाहिए, क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? पहले जो 2% रिजल्ट आता था, याद है आपको, 91 में उसने किया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 98 2000 तक रिजल्ट 2-3% हुआ करते थे सीए के, पता है आपको? फिर उसके बाद लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस हुआ ना, बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ ना, बहुत सारा इंडिया ग्लोबलाइज हो गई, तो बहुत सारी इंडस्ट्री आई, बहुत सारा फैक्ट्री खुला, बहुत सारा बिजनेस खुला, बहुत सारी इकोनॉमी बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी, स्टॉक मार्केट को दुनिया ने जाना। ठीक है, तो वहां से हमारे प्रोफेशन की जो डिमांड बढ़ी, जो इज्जत बढ़ी, जो लोगों के बीच में रुतबा बढ़ा, पहले भी था, लेकिन वो लिमिटेड कैपेसिटी में था। सीए हैं, क्या करते हैं लोग, ऐसे लोग पूछते थे। आज गली गली में शोर है, सीएज का जोर है, उनके बगैर कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं होगा। एक चाय की दुकान खोखे वाला भी लाखों रुपए कमा रहा है और उसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। ये सरदार मनमोहन सिंह की देन है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैट गाय एंड आई डेडिकेट टुडेज लेक्चर टू हिम, एक्चुअली आई मीन इट। तो सरदार भी असरदार भी, कोशिश करूंगा अगर उसका 1% भी इकोनॉमिक्स फाइनेंस में सीख पाऊं और आपको सिखा पाऊं। मैं उस इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट, इंटेलेक्चुअल को सैल्यूट करता हूं, इसीलिए मैं उसको डेडिकेट करता हूं। फिर मैं बता रहा हूं डिस्क्लेमर के साथ, पार्टी और पॉलिटिक्स इसका लेना देना नहीं है। इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिशियन को, मनमोहन सिंह को किसी पार्टी से जोड़ के देखने की आदत नहीं है। आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनसे सारे की एडवाइसेस लेते थे, आपको पता है? उनके घर स्पेशली मिलने जाते थे वो, क्यों? उनको पता है कि ये सरदार मनमोहन सिंह जी के पास वो क्या ऐसी चीज है जो उन्हीं से मिल सकती है। उसका एक शब्द भी बहुत मायने करता है। अगर वो कह देता है कि जीडीपी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, अगर वो कह देता था गिरेगी तो गिर जाएगी। उसके पास पता नहीं ऐसा कौन सा बैरोमीटर, पैरामीटर, कौन सा ऐसा स्केल था जिससे वो किसी चीज को वे कर लेता था, नाप लेता था। आई डोंट नो, दिस वाज द एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, टीचर और बुक्स कभी बुरे नहीं होते, वो टीचर भी थे। कहते हैं टीचर का एक्सपीरियंस जैसे जैसे ज्यादा होता है ना। इंडिया में एक बहुत बड़ी गलती जो नेहरू जी से हुई, वैसे नेहरू जी वाज अ ग्रेट पर्सन, कि उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बनाया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस तो बनाया, उनको इंडियन टीचर सर्विस बनाना चाहिए था सबसे पहले। अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है पता आपको?
जो लोग टीचिंग में जाते हैं, जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, सबसे ज्यादा रेपुटेशन और सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है जो टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग के प्रोफेशन में होता है। बस यहां थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ग्रेट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। प्रोफेसर आप यूं ही नहीं बनते। प्रोफेसर बनने के लिए वो आजकल कल्चर चल गया है, आए, पास हुए, डिग्री ली, रैंक लिया और आके किताब पकड़ी और समझ लिया, रट लिया उसको, या उसको थोड़ा बहुत जानते हैं और एग्जाम पास करने का टेक्निक है और आके बन गया टीचर है जी। हम टीचर मीन्स द पर्सन हु कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, हु हैज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, हु हैज प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट एंड देन डिलीवरिंग समथिंग टू यू। जो चीज मैं खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करता, मैं आपको पढ़ाने के लिए कैपेबल ही नहीं हूं, मेरा वो दायरा ही नहीं है, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई टीच ओनली दोज थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली प्रैक्टिस माई सेल्फ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल भी जो पढ़ा रहा था, जो आज भी पढ़ा रहा हूं, वो सब मैं रोज डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता हूं, तभी मैं टीच करता हूं। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दूंगा उस दिन पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट इट इज, आइदर दिस इज एफएम और एसएम। So I am dedicating this, and sorry for your 5 minutes. Let's go to the next question. Yes, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलिए, फैक्टरिंग पे बाद में लौट के आएंगे। यस, कहीं दिखा क्या तुम्हें 44, 43, 44? नहीं, एक सेकेंड बॉस। अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 38, ये पूरा इंक्रीमेंटल अप्रोच का क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये हमारे बूस्टर नोट्स में है, ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ये, या नहीं तो आप प्रॉब्लम नंबर 38 अपने टर्मिनेटर बुक में ही देखो, उधर ही पीक्यूआर लिमिटेड वाला क्वेश्चन इंक्रीमेंटल, इस क्वेश्चन को पूछा ही है, देखो ध्यान से। पीक्यूआर लिमिटेड हैज एन having an annual sales of 30 lakh is reconsidering its present policy. At present the average collection period is 50 days, पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। And the bad debt losses are 5% sale. The company is incurring an expenditure of 30,000 on account of collection. collection पे 30,000 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बैड डेट एंड कलेक्शन एक्सपेंसेस, देखो 60,000 एंड 95,000 बढ़ रहा है कलेक्शन एक्सपेंसेस। बैड डेट 4 से 3% घट रहा है, बैड डेट ध्यान से देखना, बैड डेट लॉसेस घट रहे हैं। पॉलिसी 30 डेज एंड, अब इसमें भी ध्यान से देखना, डेज भी घट रहे हैं। मतलब यहां पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो रही है क्या? पहले 50 डेज थी, पिछली वाली में हमने लिबरलाइजेशन देखा था, हमने कहा था पॉलिसी लिबरल कर रहा है, इसमें पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रहा है। स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ना उसका इंपैक्ट तो सेल्स पे पड़ेगा, उसका इंपैक्ट बैड डेट पे भी पड़ेगा, उसका एक्सपेंस, लेकिन कलेक्शन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ओके, evaluate the alternative on the basis of incremental approach and state which alternative is more beneficial। देखो नवंबर 2014 में स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा है, बोल के पूछा है, तो ये कहना कि कभी आया नहीं, हाँ चुप गए वो साजो हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, ही लोग यूट्यूब पे आके बोल देते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच तो कभी पूछेंगे नहीं, कभी पूछते नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना बेटा, अदरवाइज मैं एक बार बता देता हूं, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। सारे अप्रोच जो मॉड्यूल में मेंशन्ड है, चीते की चाल बाज की नजर, और अपने मॉड्यूल पे शक नहीं करते, और आईसीआई की कैपेबिलिटी पे, आईसीआई का नाम इंस्टीट्यूट रो नाम आईसीआई छे, नखरा हाईफाई छे, इंस्टीट्यूट कभी भी चिपका देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से चिपका दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है सर प्रॉब्लम नंबर 12। इसको जरा प्यार से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार 5 बार 6 बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन सिमिलर नेचर का पहले पास्ट ईयर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में पास्ट ईयर का है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट तो खूब पूछा गया है, दूसरा पार्ट इतिहास में एक बार पूछा गया है, एक बार, लेकिन एक बार आया तो है। तो ये सेशन किसका है? एक्सेप्शंस को डील करने का है। जो पॉपुलर सेइंग है, मैंने क्या कहा, एवरीथिंग दैट इज फेमस इज नॉट नेसेसरली गुड and everything that is good is not necessarily famous and popular। ये पॉपुलर डायलॉग है मेरी क्लास का, ये आपको ध्यान रखना है लाइफ में भी आगे भी। सिर्फ अगर सस्ती पब्लिसिटी चाहिए कुछ भी करो, लेकिन अगर परमानेंट ग्रोथ चाहिए, आज देखो मनमोहन सिंह को डेडिकेट कर रहा हूं, कोई बिरला पैदा होता होगा जिसको कोई डेडिकेट करता होगा। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, बोलो यस और नो। फिर भी मैं उस बंदे को कह रहा हूं ना, लोहा मान रहा हूं ना उसका, क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत पॉपुलर था,
इसलिए कि वो ग्रेट था, वो गुड था. आई नो हाउ गुड ही वॉज. I know, we know, everybody knows. Ask any chartered accountant, he will be so happy talking about him. मनमोहन ना होता तो आज हमारी ये घर, बंगला, गाड़ी, कार, ये दुनियादारी, ये इतना लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं होती. He made people people. चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट पहले इसका और इसको पढ़ना शुरू कीजिए. As a part of the strategy to increase sales and profit, the sales manager of the company proposes to sell goods to a group of new customer with 10% risk of non-payment. मतलब what does it mean? Risk of non-payment means bad debts इसका 10% expected है, इस पे कैलकुलेशन करनी है, ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं. This group would require 1.5 month credit, 1.5 month का क्रेडिट चाहिए, ठीक है. एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय 1 लाख पर एनम, ठीक है, 1 लाख का इंक्रीज होगा. यहाँ इंक्रीज पे हम निकालने वाले हैं. प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 80% ऑफ द सेल्स एंड इनकम टैक्स इज 50%. यहाँ इनकम टैक्स है बॉस. चलो इसी बहाने ये भी कवर होगा. हर एक क्वेश्चन मैंने यूनिक कवर किया है, जिसमें कि मैं हर उस इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट को कवर कर दूंगा जो अलग अलग तरीके से कहीं भी आ सकता है. The company's minimum required rate of return is 25% after tax. कोई दिक्कत नहीं. Should the sales manager proposal be accepted? देखते हैं. तो यहां तक पहले वर्क कर लेते हैं. उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज जोड़ी हुई है जो अब तक एक बार पूछी गई है, ऐसा नहीं है नहीं पूछी गई, बट दोबारा भी पूछी जा सकती है. इसको स्टार्ट कर लेना. ऑल्सो नहीं, पहले कैलकुलेट कर लो उसके बाद स्टार्ट करना. उस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, आपको बताना है कि ये वाली पॉलिसी मैनेजर को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है. सबसे पहले सेल्स बता दो. इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी है? 1 लाख की सेल्स है. लेस अभी अपने पास क्या है सर, अपने को दिया हुआ है रिक्वायर हाफ मंथ क्रेडिट. नो ठीक है, 1.5 month क्रेडिट मिलेगा, ठीक है. प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 80%. सो लेस प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000. सो इट इज 20,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स. नो सॉरी बैड डेट है. लेस बैड डेट्स, तो बैड डेट 10% है तो 10,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 10,000. लेस टैक्स एट द रेट 50%. एम आई राइट? सो 5,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 5,000. लाख से नीचे बात करने की आदत ही नहीं है, बहुत छोटे अमाउंट भी दिक्कत करते हैं. 5,000. चलिए डन है. अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं. अब सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप किस पे निकालने वाले हैं? अभी यहाँ पे फिक्स्ड वेरिएबल कुछ दिया हुआ है क्या? तो हमें एक कॉस्ट दी हुई है जो वेरिएबल नेचर की है ऑलमोस्ट, ठीक है. हम इसी पे निकालेंगे जो हमें कॉस्ट दी हुई है, और ये हमारा अजम्पशन है, टॉप पे अजम्पशन बना के लिख देंगे, ठीक है. सो अभी निकाल दो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकलेगी? 80,000 इंटू 1.5 months का क्रेडिट है, 1/5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 25% का रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, 0.25 करना है यार. कितना आएगा ये? मेरे हिसाब से 10,000. ये आएगा 10,000. 10,000 का 25% 2,500. सो बेनिफिट कितने का है? नेट बेनिफिट 2,500 का. तो इस पॉलिसी के साथ जाना चाहिए, जाना चाहिए. डन है. यहां तक सवाल बहुत इजी था. अगला पोर्शन देखिए आप. ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. मतलब सर बैड डेट्स मिसिंग है. पूरी कैलकुलेशन जो अभी करी थी ना, ये पूरी कैलकुलेशन, तो यहां बैड डेट अपने को पता थी ये 10% है. अब यहां कह रहे हैं ये 30% है. नहीं, यहां पे मेरे को पता नहीं, बताओ वो कौन सा अमाउंट है? एक्स अमाउंट है, वाई अमाउंट है, ए है, बी है, सी है, जो मर्जी अज्यूम करना है कर लो. मतलब ये वाली फिगर मिसिंग है, ये वाली फिगर मिसिंग है. रुको, यहां पे रुकने के बाद आगे पढ़ो.
that the company should be willing to assume if the required rate of return after tax were 30%, 40% and 60%. ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, और नीचे वाले जो राइडर लगा है, राइडर में क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं है सर। ये 25% आइदर 30 होगा और 40 होगा और 60 होगा, 3 स्लैब्स आ गए, कोई बात नहीं। जैसे उसको 25% कैलकुलेट किया था 10,000 पे 25%, तो ध्यान से देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया था। 80,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, इसका किया था 25%। अब इसकी जगह पे होगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बस इतना है और कुछ नहीं करना। अब इसका होगा 30%, तो ये कितना होगा? 3,000। 40% है तो हो जाएगा 4,000 और 60% है तो हो जाएगा 6,000। मतलब ये तो अपने को दे दिया इन्होंने सम के अंदर, जो हमें निकालना था। नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स अपने को दे दिया 3,000, 4,000, 6,000, डन, अपना कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बोल रहा है अगर इतना हो, मतलब 2,500 था तो हमारा बैड डेट कितना था? 10%, बोले तो 10,000। अब ये कह रहे हैं वो 10% था, तो अब इस परसेंटेज पे वो कितना परसेंट होगा? अब ये तो नहीं पता अपने को, तो सबसे पहले तो अपने को ये बैड डेट निकालनी होगी कि अगर यहां 3,000 हो तो ये क्या होगा, अगर यहां पे 4,000 हो तो ये क्या होगा, अगर यहां पे 6,000 हो तो ये क्या होगा। बात समझ में आ रही क्या? इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक बार एक्स निकल गई तो परसेंटेज तो निकाल ही देंगे, क्योंकि 1 लाख है सेल्स, तो परसेंटेज पता चल जाएगी। यही कैलकुलेशन है। बस इस कैलकुलेशन की वजह से बच्चे कहते हैं सर ये क्या है? कुछ भी नहीं है, जनरल अरिथमेटिक है भाई, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। आओ सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। ये करना है, मेरे साथ करिए, प्लीज करिए, आदत डालिए, प्रैक्टिस। तो मैंने कहा सेल्स 1 लाख लेस जो भी एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह थे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप डिटेल में लिखते रहिएगा। 80,000, दिस इज 20,000 लेस बैड डेट्स जो मेरे को पता नहीं, एक्स, लेस जो भी अमाउंट आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एट द रेट 50%, तो मेरे को पता है 20,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एंड दैट इज इक्वल टू ये करने के बाद हमारा, ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये है। और ये करने के बाद माई बेनिफिट शुड बी इन केस 3,000, नहीं गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, सॉरी। यहां पे 0.5x, ठीक है, इट शुड बी 3,000। इन अनदर केस इट शुड बी 4,000, इन अनदर केस इट शुड बी 6,000। यही है ना इक्वेशन, इसी तीनों को सॉल्व करना है ना। शुड बी दिस, शुड बी दिस, शुड बी दिस। तो एक इक्वेशन सॉल्व करता हूं, बाकी आप कर लेना। तो ये क्या निकल गया, 10,000 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 3,000। अगर मैं इसको करूं, 3 को इधर ले आऊं, 7,000, इसमें माइनस हो गया, ये इधर गया 0.5x, सो x इज इक्वल टू 7,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है जी। अब 14,000 तो बताना डिग्री ऑफ रिस्क, तो सर कुछ नहीं, 14,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 14%। बोलिए यस और नो। तो 14%, इसी तरह से इसमें कुछ परसेंट, इसमें कुछ परसेंट निकल के आ जाएगा। दिस इज द सम, दिस इज व्हाट यू हैव टू। तो यहां पे क्या था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। यहां पे एक सिंपल अरिथमेटिक थी जो हमें सॉल्व करना था, एंड दैट्स इट, वो हमने कर लिया। ठीक है, ये अरिथमेटिक था।
कैलकुलेशन ऊपर हो चुकी थी, बाकी एरिथमेटिक था, बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स था, सिंपल बचपन वाली 5वीं क्लास की, वो हमने किया सर, हमें पता चल गया। आइए देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो भाई, एक्स इसके माइनस किया, टैक्स हटाया और ये निकल के आ गया पैट, और ये होना चाहिए सर इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न दैट इज 3000, इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न दैट शुड बी 3000। डन छे। उसके बाद इसी तरह 4000 और 6000, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये रहा, आप देख लीजिए, यहाँ पे 14,000 आया है, यहाँ पे 12,000 कितना है, 12,000 आया है, यहाँ पे 8,000 आया है। अकॉर्डिंगली यू हैव गॉट द डिग्री ऑफ रिस्क इन ईच केसेस। डन। ठीक है, सो डन। ये हो गया। अब अगला सवाल चिपक के बैक टू बैक, एक और प्रोविजन था उसको भी डील करेंगे। पीटीएक्स क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ये हमारे टर्मिनेटर बुक का है, बाकी नोट्स में भी है। PTS Limited is considering a change in the present policy, credit policy. Currently, it is evaluating two policies. The company is required to give a return of 20% on investment. ध्यान से सुनो, considering a change in its present policy, ठीक है, तो alternate कोई policy होगी, है, दो policy हैं alternate में, P1, P2। ये कह रहा है जी कि 20% required rate of return on investment in a new account receivable. The company's variable cost are 70%. of the selling price, 70% of the selling price is the variable cost given है। फिक्स कॉस्ट की कोई डेटा नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको अजम्पशन दी हुई है मैंने, बट ये अजम्पशन में टॉप पे जरूर लिखेंगे, तभी यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। कोई नहीं, इस सम को तोड़ने के लिए पेन ही काफी है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड प्रोपोज्ड पॉलिसी इज एज फॉलोज। एनुअल क्रेडिट सेल्स 30, 42 एंड 45। डन। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीटीओ दिया हुआ है, डीटीआर हमें दिया हुआ है, तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय डीटीआर, या नो क्रेडिट सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 1 बाय डीटीआर मल्टीप्लाइड बाय जो भी परसेंटेज है, 20% है, सो 20% विल बी माई फॉर्मूला। ठीक है, या वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डीटीआर, बात खत्म। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 2.4 टाइम्स, इजी हो गया। लॉस ड्यू टू बैड डेट्स 3%, 5% एंड 6% ऑफ सेल दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स। बहुत इजी सवाल है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं पुराने अटेम्प्ट के आए हुए नवंबर 13 का, मुझे नहीं पता कि इस अटेम्प्ट में क्या आएगा, बट मुझे पता है ये सब क्वेश्चन बहुत हॉट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से चिपका के डालेगा। बस एक ही पॉइंट था जो हमें सॉल्व करना था, वो ये था, बाकी ये क्वेश्चन डन है। तो इस क्वेश्चन को आप काउंट मत करना, किसमें, मेरे सुपर 50 में इसको काउंट मत करना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यू हैव टू कैलकुलेट इट, रेस्ट इज ऑल राइट। सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर ये निकालना है। 20% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इस क्वेश्चन को हम इंक्रीमेंटल रेट ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी बना सकते थे, तो भी सही आंसर आता, तो भी वही आता। और ऑप्शन क्या है, सबसे बेहतरीन प्रॉफिट अपने को किस में हो रहा है, पॉलिसी ऑप्शन 1 में हो रहा है, इसलिए 1 के साथ जाएंगे। बस इतनी सी बात कहनी थी, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया तो समझ लो काम हो गया। स्लो प्लेयर्स वाला क्वेश्चन, आपको ये जरा ध्यान से देखना है। चलो, आपके पास बुक है या नहीं है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं सॉल्व। आइए करें शुरू, जरूर। देखो, बहुत ही सिंपल सा सम है, इस सम में कुछ भी ज्यादा नहीं है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्लो प्लेयर्स आर रेगुलर, बहुत स्लो खेल रहे हैं यार। रेगुलर कस्टमर्स ऑफ गुड डीलर्स लिमिटेड एंड हैव अप्रोच्ड द सेलर्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स। ओ, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ऐसे ही है ये लाइन। On the analysis of the past performance on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule emerges in regard to slow players। ठीक है, यहां तक नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल देखो, एट द एंड ऑफ 30 डेज के एंड में 15% बिल आ रहा है। तो अगर मुझे निकालना हो एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, 30 दिन में 15% आ रहा है, तो इतना पेमेंट आ गया। याद करो, जब हम बोलते थे कि कैश डिस्काउंट वाले तो क्या करते, मल्टीप्लाई करते थे, तो 30 दिन का 15% निकालना 4.5 डेज, एवरेज निकाल रहा हूं। 60 डेज, एट द एंड ऑफ द 60 डेज 34% आ गया, तो 34% निकाल लो इसका, 20.4 डेज।
ओके, 90 डेज पे आ गया आपका 30%, सो 90 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 27 डेज। इसकी कलेक्शन पीरियड 27 डेज। इंडिविजुअली निकाल रहा हूं एक एक पेमेंट की, ठीक है, और फिर सबको जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल हो जाएगा, पूरे पैसे आ गए, ठीक है, 99% ही पैसा आएगा यहां तक। एट द एंड ऑफ 100 डेज 20%, तो मतलब 20 डेज हो गए, इतना हो गया। और 1% ऑफ द बिल तो अपना नॉन रिकवरी है, तो ये तो बैड डेट्स हो गया, तो ये तो ठीक है। मतलब टोटल पैसा बैड डेट को छोड़ के कितने दिनों में आ रहा है, इसको ऐड करो जरा। 22 27 47 47 67.4 67.4 प्लस 4.5 71.9 डेज, 71.9 डेज, यस। इसको 72 डेज मत कर देना, 71.9 डेज ही रहने देना। दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग राउंड ऑफ करने में एकदम बिल्कुल तेजी दिखाते हैं। स्लो प्लेयर्स वांट टू, बिकॉज ये एसीपी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है आपका, आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड, आधा काम खत्म। बस इस सवाल में यही एक पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, मार्किंग स्कीम में ये हाईलाइटेड था, बाकी नॉर्मल बातें होंगी। स्लो प्लेयर वांट्स टू एंटर इनटू अ फर्म कमिटमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 15 लाख इन 2021-22 deliveries to be made in equal quantities on the first day of each quarter in the calendar year. The price per unit of the commodity is 150, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ विच अ प्रॉफिट ऑफ 5 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, मतलब 145 और 5, ठीक है, 5 रुपए का प्रॉफिट है, बाकी सब खर्चा है। इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड्स डीलर्स, इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड्स डीलर्स, मतलब एक मिनट पहले तो क्वांटिटी बता दो कितनी हुई, 105 के हिसाब से 15 लाख, तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 1 लाख। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कॉस्ट है 145, मतलब 14,50,000 की अपनी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक और आइटम है और 5 का प्रॉफिट है, ठीक है। इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड डीलर्स लिमिटेड दैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 पर एनम। नाम से ही लग रहा है, पढ़ने से ही लग रहा है कि सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, ये सेल्स हम करते हैं, तो 5,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी सेल्स एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंडिचर का ही पार्ट हो गया। तो 14,50,000 तो ऑलरेडी हमारा था, उसमें आप 5,000 और जोड़ लीजिए, तो 14,50,000 इज योर कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स जो भी आप कहना चाहते हो, दिस इज योर कॉस्ट, डन। ये टोटल कॉस्ट हो गई जिसपे आप डेटर्स कैलकुलेट करने वाले हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हो। ये पैसा अपना लग गया, ये पैसा अपना फंसा रहेगा, ये साइकिल में आ गया, ये रोटेट होता रहेगा। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इन द हैंड ऑफ द गुड्स डीलर इज 24%, तो आ गई अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेट ऑफ रिटर्न 24%। वुड यू एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द सेलर्स रेकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू द स्लो प्लेयर्स? हाँ भाई हाँ, देखते हैं, चेक करके देखते हैं ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रफली निकालो सेल्स कितना था, सेल्स था सर अपना 15 लाख का। सर कॉस्ट आपने बताई थी, कॉस्ट बताई थी सबसे पहले तो जो अपना वेरिएबल कॉस्ट था वो कितना था, एट द रेट ऑफ 145, तो वो था 14,50,000। फिर सर आपने बताया था एक रेकरिंग कॉस्ट था, कितना रेकरिंग कॉस्ट, वो 5,000 का, ये दोनों मिला के हो गया 14,55,000। जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम कोटिंग इट हियर। अब मेरा सर क्या है, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना था बाबू, 1%, तो वो हो गया 15,000। अब हो गया हमारा प्रॉफिट, तो 150, 155, 155, 5, 160, 170, 30,000। अब ध्यान से सुनो, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैसे कैलकुलेट होगा, 14,55,000 इंटू 24% तो है, टाइम दिया हुआ था, हमने कैलकुलेट किया था 71.9 डेज, 71.9 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 24%,
सो 0.24 कैलकुलेट कीजिए जरा, इंटू 71.9 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 24% इज इक्वल टू 69743। एक बार सवाल में देख लो डेज दिया हुआ है क्या, सॉरी 365 डेज, होगी ना गलती, 365 डेज, यही तो छोड़ा था मैंने, 365 डेज, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, 365 डेज 14,55,000 into 71.9 divided by 365 is equal to this multiplied by 24% is equal to 68,788 68,788। यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी ज्यादा हो गई भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो गई। अब देख लो ये तो 38,788, ये तो लॉस है, ये तो नेट बेनिफिट है ही नहीं, ये तो नेट बेनिफिट ही लिखूंगा मैं यहाँ पे एज पर द फॉर्मेट, बट ये तो नुकसान का सौदा है। ये तो सर ये पॉलिसी सही नहीं है, ये पॉलिसी को अपन रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था, यही टेक्निक थी, बाकी ये क्वेश्चन डन है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आने के पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। सिनेरियो में भी ऐसा हो सकता है, यही आइटम डाल दे सिनेरियो के अंदर, तो आई थिंक दिस इज डन। एक और क्वेश्चन फिर चलेंगे, एक और क्वेश्चन, वो हमारी बुक का क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से 44, यस, एक मिनट चेक करने दो, 44 मैंने नोटिंग की थी, 44 कराना है ना, हाँ जी ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कराना है, 44 आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मई 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, एक दो आइटम है जो ध्यान से देखने हैं आपको, दो पॉलिसीज को इवेलुएट करना है, जस्ट फिनिशिंग टच देने के लिए दे रहा हूं। आई होप कि यू विल गेट इट, और कोशिश करो खुद सॉल्व हो जाए। तो ये लो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं और विदाउट बुक देख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, और चलिए डिस्कशन चालू करते हैं। बहुत बढ़िया सर, क्या है क्वेश्चन? अ कंपनी हैज करंट सेल्स ऑफ 12 लाख पर ईयर 12 लाख पर ईयर, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज, ये देखो पीवी रेशियो इज 20%। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो बताना जरा कॉस्ट कितना होगा यहाँ पे, अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है तो क्या आपकी 80% अब आपका कॉस्ट है, ठीक है 80%, ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद द पोस्ट टैक्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन रिसीवेबल इज 15%। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% पे निकलेगी, ये भी ठीक है। द करंट क्रेडिट टर्म इज 1/10 नेट 50 डेज, 1/10 मतलब 10 दिन में दिया तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, और 50 दिन तक आप दे सकते हो, 50 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड दिया गया है। बट सवाल क्या कहता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 40 डेज, तो आपको ये नोटिस में लेना है कि 40 डेज का एसीपी है, तो एसीपी इज डिफाइंड 40 डेज, ओके। 50% ऑफ द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर अवेलिंग कैश डिस्काउंट, यहां कैश डिस्काउंट भी आ गया। अब कैश डिस्काउंट कितना होगा, 50% कस्टमर कितने पे, सेल्स पे, मतलब 12 लाख की सेल है, इसका 0.5 कस्टमर इंटू कितना परसेंट, 1% डिस्काउंट ले रहे हैं, 1%, ठीक है। जरा इसको कैलकुलेट करना कितना आएगा, 12 लाख पे 0.5 6 लाख, और 6 लाख का 1% इज इक्वल टू 6,000, 0.01 सॉरी यार 0.01 6,000, ये है हमारा कैश डिस्काउंट सीडी, एक कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, बैड डेट्स इज 2%, मतलब 24,000 इज बैड डेट्स, सो बीडी इज इक्वल टू 24,000, ये तो एकदम क्लियर है, डन है सर। ये दो चीजें थी, 2-3 आइटम थे, आपको कैलकुलेशन आ गई। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, अब देखो एक पॉलिसी नहीं आ रही है, तो एग्जिस्टिंग थी, निपटा दिया इसको। तो in order to increase sales, the company wants to liberalize its credit policy 2/10 net 35, due to which expected sales will increase by 15 lakh, कोई बात नहीं 15 लाख, percentage of defaults in sales will remain the same, मतलब 2%, average collection period will decrease by 10 days, तो average collection period will be 30 days,
क्योंकि पहले 40 था, अब 10 दिन से कम हो गया तो 30 डेज। एसीपी इज इक्वल टू 30 डेज। देखो कैलकुलेशन, 80% of the customer in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under this policy। 80% को सीडी मिलेगा। सीडी की कैलकुलेशन बताना, 15 लाख की सेल है, उस पे 80% 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2% 0.02 इज इक्वल टू 24,000। ये हो गया सीडी। अब बस दोनों पॉलिसी को सामने रख के कंपेयर कर दो। अब दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरा निकाल दो। पहले वाले का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 80% ऑफ 12,000, 12 लाख। तो क्या हो गया? 12 12 8 जा 96, 9,60,000। जरा करो कैलसी उठाओ, कैलसी उठाओ। 9,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डेज का आपका एसीपी डिवाइडेड बाय डेज कितने बोले हैं? 360। 360 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच परसेंटेज? 15%। 15% इज इक्वल टू 16,000। जरा चेक कीजिए आंसर के अंदर के 16,000 है क्या? 16,000 है क्या? 16,000। और दूसरे की कैलकुलेशन क्या होगी? फिर उसी तरह से, यहां गलत किया हुआ है, 15 लाख। सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है सही है। 15 लाख का 80% 12,000, 12 लाख इंटू 10 दिन कम हो गया 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू 15,000। 15,000, बस बात खत्म। ये राजी, बस ये कैश डिस्काउंट आपका एक्स्ट्रा आ गया, इसको आपको इंसर्ट करना है। रेस्ट इज ऑल राइट। इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये बहुत बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। एक सेपरेट सेशन करूंगा आरटीपी एमटीपी वाला, उसमें और जो कुछ चीजें होंगी वो कवर कर दूंगा। वैसे आरटीपी एमटीपी के लगभग क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए डिफरेंट सेशंस में, जो पीछे रिवीजन कराया, और ये सेशन तो लगभग जो वैरायटी थी वो कवर कर दी है। एक फॉर्मल सेशन में आपको करा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के सारे सम आप लगा सकते हो, ठीक है? सारे सम लगा सकते हो, ठीक है? कितने सम किए? और एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये लो क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका होमवर्क है। एक होमवर्क पहले भी दिया था, एक होमवर्क ये भी है। जरा अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो जरा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। फुल स्क्रीन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन सॉल्व एंड शेयर विद मी ऑन माय नंबर 9958300572। गुड, करिए मेरे को इस पे शेयर। चलिए आगे चलें। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, फैक्टरिंग वाले पॉइंट के ऊपर।